गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वीडियो का टॉपिक रहने वाला है चैप्टर 1 के पॉलिटी के क्लास 9th के 1.2 से 1.1 का इसके पिछले वीडियो में कवर किया जा चुका है। तो शुरू करते हैं। इसका नाम है द चेंजिंग मैप ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का बदलता नक्शा स्वरूप। 20th century was full of the kind of stories, यानी 20वीं शताब्दी जो थी वो भरी हुई थी कहानियों से। वी हैव रेड अबव, जिसको हमने ऊपर पढ़ा है। स्टोरीज ऑफ ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी, यानी कहानी जो हमने ट्रांजिशन से लेकर डेमोक्रेसी तक देखी। अब चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, क्या क्या चैलेंजेस झेलने पड़े थे डेमोक्रेसी के लिए। ऑफ मिलिट्री कोप्स की, ऑफ स्ट्रगल ऑफ द पीपल, लोगों को जो संघर्ष झेलना पड़ा था। टू ब्रिंग बैक डेमोक्रेसी, वापस डेमोक्रेसी लाने के लिए। When there was there a pattern to these stories, क्या कोई पैटर्न थे इन कहानियों के। That record both the march towards democracy and the setbacks to democracy. Let us use the basic features, चलिए कुछ बेसिक फीचर्स को यूज करते हैं। We noted earlier, जिसे हमने पहले से नोट किया है, एंड आइडेंटिफाई डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी को आइडेंटिफाई किया है एमंग डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के बहुत सारे देशों से। दिस इज, यह है व्हाट द 3 मैप्स शोन हेयर डू, यहाँ 3 नक्शे दिखाए जा रहे हैं। दिस इज व्हाट द 3 मैप्स शोन हेयर डू, यहाँ 3 नक्शे जो दिखा रहे हैं डेमोक्रेसी के बारे में क्या बता रहे हैं। टेक अ लुक एट दिस 3 मैप्स बिलो, ये नीचे के 3 मैप्स को देखिए एंड फाइंड आउट, और देखिए इफ देयर वाज अ पैटर्न इन द वे डेमोक्रेसीज हैव इवॉल्व, कि कैसे कैसे डेमोक्रेसी इवॉल्व हुआ, डेवलप हुआ है इन द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में। द फर्स्ट मैप डिपिक्ट्स द कंट्रीज, पहला मैप डिपिक्ट करता है, दिखाता है ऐसे कंट्रीज को। देखिए फर्स्ट मैप, ये सेकेंड मैप है ना। मान लीजिए ये फर्स्ट मैप है, ये है सेकेंड मैप। तो फर्स्ट मैप में क्या बताया जा रहा है और सेकेंड मैप में यहाँ पे कहा जा रहा है जी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन 1950 बट नॉट इन 1900, यानी ये पीला वाला पार्ट जो है, ये येलो वाला पार्ट, यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी कब, 1950 में, लेकिन 1900 में नहीं थी, यानी बढ़ गया। और ये रेड वाला जो पार्ट दिख रहा है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन 1995, यानी ये रेड वाला पार्ट में 1900 में भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, 1950 में भी, ठीक है। दैट वर डेमोक्रेटिक इन 1950, और ये है 1950 में डेमोक्रेटिक थी, जिसे हमने पहले डिस्कस किया है। अ फ्यू ईयर्स, कुछ सालों के बाद, आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होते ही, दिस मैप ऑल्सो सोच, ये मैप जो है दिखाते हैं कंट्रीज फ्रॉम दिस शेड दैट हैड ऑलरेडी बिकम डेमोक्रेटिक बाई 1900, कि 1900 तक कुछ देश जो थे डेमोक्रेटिक हो चुके थे। द सेकेंड मैप, और दूसरा मैप प्रेजेंट करता है, एक पिक्चर बताता है डेमोक्रेटिक रिजाइम्स की 1975 में। आफ्टर मोस्ट ऑफ द कॉलोनीज एंड गेन इंडिपेंडेंस, और बहुत सारी जो कॉलोनीज थी वो आज़ाद तो हुई। फाइनली अंत में वी टेक अनदर लीप एंड लुक एट डेमोक्रेसीज इन द ईयर 2000, और फिर क्या 2000 तक पहुँचते पहुँचते एट द बिगिनिंग ऑफ द 21st सेंचुरी, यानी 21वीं शताब्दी के शुरुआत में, एज वी लुक एट दीज मैप्स, हम इन मैप्स को देखते हैं। लेट अस आस्क आवरसेल्फ, तो अपने आप से पूछते हैं सम क्वेश्चन, कुछ सवालों को।
हाउ एज डेमोक्रेसी मार्च, कि डेमोक्रेसी कैसे आगे बढ़ी थ्रू द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में। इज देयर अ क्लियर पैटर्न ऑफ एक्सपेंशन, क्या बढ़ने का कोई क्लियर पैटर्न था। व्हेन डिड द एक्सपेंशन टू टेक प्लेस, ये एक्सपेंशन जो फैलाव था कैसे हुआ। इन विच रीजन्स, और किस क्षेत्र में। 1900 से लेकर 1950 तक ये है थे। और ये तीसरा मैप, ये 1975 में हो चुका था। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट 1975 में इतने जगह पे पहुंच चुके थे, और ये 2000 में और ज़्यादा हो गए हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट 2000। Let us summarize the main points that emerge from a reading of these maps. चलिए एक सारांश निकालते हैं इस मैप्स को पढ़ने के बाद। यू नीड टू गो बैक, आपको पीछे जाना पड़ेगा टू मैप्स टू आंसर द क्वेश्चंस, सवालों के जवाब देने के लिए। दैट कम्स आफ्टर ईच पॉइंट, जो हर एक पॉइंट के बाद आते हैं। डेमोक्रेसी हैज एक्सपेंडेड थ्रू आउट द 20th सेंचुरी, हमने देखा कि 20th सेंचुरी में डेमोक्रेसी काफ़ी हद तक फैल चुकी थी। इज करेक्ट टू से, क्या ये कहना सही है दैट कि एट ईच पॉइंट, हर एक पॉइंट पे, इन दिज मैप्स, इन मैप्स में, द नंबर ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री, जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री थी, इज लार्जर दैन द प्रीवियस पॉइंट इन टाइम्स, पहले समय से ज़्यादा बढ़ी है, बिल्कुल बढ़ी है। डेमोक्रेसी डिड नॉट स्प्रेड इवनली इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, डेमोक्रेसी दुनिया के सारे हिस्सों में नहीं फैली है। इट वॉज एस्टेब्लिश फर्स्ट इन सम रीजन्स, ये शुरू में कुछ क्षेत्रों में ही डेमोक्रेसी थी, एंड देन स्प्रेड टू अदर रीजन्स, फिर दूसरे क्षेत्रों से फिर मतलब बढ़ी, ठीक। विच कंटिनेंट इन द वर्ल्ड हैड अ लार्ज नंबर ऑफ डेमोक्रेसीज इन 1995, 1950 में सबसे ज़्यादा कहाँ पे डेमोक्रेसी देखने को मिली। एंड विच कॉन्टिनेंट डिड नॉट हैव ऑलमोस्ट एनी, और कौन ऐसे कॉन्टिनेंट थे जहाँ पे थोड़ा सा भी नहीं था। यहाँ पे किस कॉन्टिनेंट में थी डेमोक्रेसी। वो जबकि मेजोरिटी ऑफ कंट्री, बहुत सारे ऐसे देश है, आर डेमोक्रेटिक टुडे, आज के डेट में डेमोक्रेटिक है। देयर आर स्टिल लार्ज पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड दैट आर नॉट डेमोक्रेटिक, लेकिन कुछ ऐसे भी हिस्से हैं जो डेमोक्रेटिक नहीं है। Which regions in the world account for most of the countries that were not democratic in 2000, कौन ऐसे हिस्से हैं जो 2000 में भी डेमोक्रेटिक नहीं हुए हैं। इस मैप को दोबारा से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये कुछ जो वाइट वाले पार्ट दिख रहे हैं ना, ये ऐसे देश हैं जहाँ पे डेमोक्रेटिक नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है। इसके आगे 1.3 फेजेस इन द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कौन कौन से फेज से होकर के गुजरना पड़ा डेमोक्रेसी को। बिगनिंग, द बिगनिंग, शुरुआत। दिज मैप्स डू नॉट टेल, ये नक्शे नहीं बताते अस मच अबाउट व्हाट हैपेंड, ज़्यादा कुछ नहीं बताते कि हुआ क्या था। बिफोर द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी से पहले क्या हुआ था ये नहीं बताते हैं। द स्टोरी ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी, जो कहानी है आधुनिक डेमोक्रेसी की, बिगेन, जो शुरू होती है एटलीस्ट 2 सेंचुरीज एगो, 2 सेंचुरीज पहले शुरू होती है। यू मे हैव रेड, आपने पढ़ा होगा द चैप्टर ऑन द फ्रेंच रिवोल्यूशन इन ऑफ 1789, 1789 की फ्रांस की क्रांति को देखा होगा इन द हिस्ट्री बुक में ऑफ दिस कोर्स, इसी कोर्स के। दिस पॉपुलर अपराइजिंग डिड नॉट एस्टेब्लिश अ सिक्योर, और ये जो चीज थी सिक्योर नहीं थी डेमोक्रेसी, एंड स्टेबल नहीं थी, स्थिर नहीं थी डेमोक्रेसी इन फ्रांस में उसमें देखने को मिला था। थ्रू आउट द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में डेमोक्रेसी इन फ्रांस, डेमोक्रेसी फ्रांस की थी, वाज ओवरथ्रोन, उसको ख़त्म किया गया, एंड रीस्टोर सेवरल टाइम्स, और कई बार उसको ठीक भी किया गया था, ठीक है। येट फिर भी द फ्रेंच रिवोल्यूशन इंस्पायर्ड मेनी स्ट्रगल्स, बहुत सारे संघर्ष को इन्होंने इंस्पायर किया था फ्रेंच रिवोल्यूशन, फॉर डेमोक्रेसी ऑल ओवर यूरोप, और सारे यूरोप में डेमोक्रेसी के लिए। इन ब्रिटेन, ब्रिटेन में द प्रोग्रेस टुवर्ड डेमोक्रेसी, जो तरक्की थी डेमोक्रेसी की तरफ,
स्टार्टेड मच बिफोर द फ्रेंच रिवोल्यूशन। फ्रेंच रिवोल्यूशन से बहुत पहले शुरू हो चुका था, बट द प्रोग्रेस वॉज वेरी स्लो, लेकिन प्रोग्रेस काफ़ी धीमी थी। थ्रू द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में, एंड द 19th सेंचुरी, सीरीज ऑफ पॉलिटिकल इवेंट्स, जो श्रृंखला है पॉलिटिकल इवेंट्स की, रिड्यूस्ड द पावर ऑफ मोनार्की, ये मोनार्की की पावर को ख़त्म कर रही है, एंड फ्यूडल लॉर्ड्स को द राइट टू वोट वॉज ग्रांटेड टू मोर एंड मोर पीपल। इससे क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वोट देने का अधिकार मिला। अराउंड द सेम टाइम, इसी समय एज द फ्रेंच रिवोल्यूशन, और फ्रेंच रिवोल्यूशन का टाइम था ये, द ब्रिटिश कॉलोनीज इन द नॉर्थ अमेरिका के जो ब्रिटिश कॉलोनी डिक्लेयर की अपने आप को इंडिपेंडेंट 1776 में, 1776 में। इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, आगे के कुछ सालों में, दिस कॉलोनीज केम टुगेदर, ये सारी कॉलोनी एक साथ आई टू फॉर्म द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनी। दे एडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन 1787, और ये एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया 1787 से। बट हेयर टू द राइट टू वोट वॉज लिमिटेड टू वेरी फ्यू मैन, लेकिन यहाँ पे वोट देने का अधिकार काफ़ी कम लोगों को था। इन द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में, स्ट्रगल्स फॉर डेमोक्रेसी, जो संघर्ष चल रहे थे डेमोक्रेसी के लिए, ऑफन सेंटर्ड अराउंड पॉलिटिकल इक्वलिटी। इसमें क्या है कि पॉलिटिकल तौर पे इक्वलिटी के लिए चल रहे थे, फ्रीडम और जस्टिस के लिए चल रहे थे। वन मेजर डिमांड, एक बड़ी डिमांड थी, वॉज द राइट फॉर एवरी एडल्ट सिटीजन टू वोट, हर एक वयस्क नागरिक को वोट देने की मांग चल रही थी। मेनी यूरोपियन कंट्री, बहुत सारे यूरोप के जो देश थे, दैट वे बिकमिंग मोर डेमोक्रेटिक, जो ज़्यादा से ज़्यादा डेमोक्रेटिक बन रहे थे, डिड नॉट इनिशियली अलाउ ऑल पीपल टू वोट, और जो सारे लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं दे रही थी। इन सम कंट्री, कुछ देशों में, ओनली पीपल ओविंग प्रॉपर्टी हैड द राइट टू वोट। कुछ जगह पे क्या था कि जिन लोगों के पास संपत्ति हुआ करती थी वही लोग वोट कर सकते थे, गरीब लोगों को ऐसा कुछ नहीं था। ऑफन वुमेन डिड नॉट हैव द राइट टू वोट, और कहीं भी जो कुछ भी चल रहा था, औरतों को तो बिल्कुल अधिकार ही नहीं दिया गया था वोट देने के लिए। इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, द ब्लैक्स ऑल ओवर द कंट्री कुड नॉट एक्सरसाइज द राइट टू वोट अंटिल 1965, यानी जो काले लोग थे 1965 तक उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। दो जो स्ट्रगल फॉर ए डेमोक्रेसी, और ये जो संघर्ष थी डेमोक्रेसी के लिए, वांटेड दिस राइट, वो ये इस अधिकार को चाहते थे, ग्रांटेड यूनिवर्सली टू ऑल एडल्ट्स, वे चाहते सारे जो वयस्क मनुष्य हैं वो वोट दे सके, मेन और वुमेन, चाहे पुरुष हो स्त्री हो, रिच और पुअर, अमीर हो या गरीब हो, वाइट और ब्लैक, काले या गोरे हैं। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, और इसको कहा गया था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जिसमें सारे लोग जो वयस्क हैं, जवान हैं, वोट कर सकते हैं, या फिर यूनिवर्सल सफरेज। द बॉक्स एयर, यह जो बॉक्स है, टेल्स अस, हमें बताता है व्हेन यूनिवर्सल सफरेज वाज ग्रांटेड इन मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड, दुनिया के सारे देशों में कब किसको वोट देने को, सारे नागरिकों को जो है अधिकार दिया गया। देखते हैं थोड़ा सा इसको। व्हेन वाज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ग्रांटेड, यानी जो भी मान लीजिए अपने यहाँ 18 से अबव वाले लोग वोट दे सकते हैं, तो ऐसे कितने देश थे, कौन कब शुरू हुआ। 1893 न्यूजीलैंड शुरुआत कर रहा है, 1917 रसिया, 1918 जर्मनी, 1919 नीदरलैंड्स, 1928 ब्रिटेन, 1931 श्रीलंका, 1934 टर्की, 1944 फ्रांस, 1945 जापान, 1950 इंडिया। इंडिया को 1915 में मिल रहा है आज़ादी के बाद। 1951 अर्जेंटीना, 1952 ग्रीस, 1955 मलेशिया, 1962 ऑस्ट्रेलिया, 1965 यूएस, 1978 स्पेन, 1994 साउथ अफ्रीका। एज यू कैन सी, जैसा कि आप देख सकते हो, बाई 1900 1900 तक न्यूजीलैंड वाज द ओनली कंट्री, न्यूजीलैंड ही एक ऐसा देश था वेयर एवरी एडल्ट हैड वोटिंग राइट, जहाँ पे सारे नागरिकों को वोट देने का अधिकार था।
बट इफ यू गो बैक, अगर आप पीछे जाते हो टू द मैप को देखते हो, यू कैन सी मैनी अदर कंट्रीज, बहुत सारे ऐसे देशों को आप देख सकते हो, आर मार्क एज डेमोक्रेसीज, उनको डेमोक्रेसी के लिए मार्क तो किया गया है बाय द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के शुरू में है। दिस कंट्रीज हैड बाय देन गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल, और उससे पहले जो लोग सरकार को चुनी गई थी, कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ लोगों ने चुना था। मोस्टली मेन, ज़्यादातर उसमें पुरुष होते हैं। एंड हैड ग्रांटेड पॉलिटिकल फ्रीडम इन सम मेजर, उनको कुछ आज़ादियाँ थी, वही लोग चुने थे। अर्ली डेमोक्रेसीज वेर एस्टेब्लिश इन यूरोप, शुरू में तो यूरोप में डेमोक्रेसी शुरुआत तो हुई थी, नॉर्थ अमेरिका और लैटिन अमेरिका में, ठीक है। एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म, और ये देखिए कॉलोनियलिज्म खत्म हो रहा है कैसे, थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय, मोस्ट कंट्रीज इन एशिया, बहुत सारे ऐसे देश एशिया में, एंड अफ्रीका, अफ्रीका में वेयर कॉलोनी, वो कॉलोनी हुआ करते थे, कोई और देश उन पर राज के, जैसे हम लोग क्या थे, ब्रिटेन के, मतलब ब्रिटिश अंग्रेजों के कॉलोनी थे, उस तरह से। अंडर द कंट्रोल ऑफ यूरोपियन नेशन, यूरोप के जो देश थे वो उनके कॉलोनी हुआ करते थे। पीपल ऑफ द कॉलोनाइज्ड कंट्री, जो भी कॉलोनाइज्ड कंट्री थी वहाँ के जो लोग थे, हैड टू वेज स्ट्रगल टू अचीव इंडिपेंडेंस, आज़ादी के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी थी। दे नॉट ओनली वांटेड टू गेट रीड ऑफ देयर कॉलोनियल मास्टर्स, वे ना सिर्फ ये चाहते थे कि हमारे ऊपर जिनका कॉलोनी है वो ख़त्म हो, छोड़ दे, बट ऑल्सो विश टू चूज देयर फ्यूचर लीडर्स, वे अपना लीडर भी चुनना चाहते थे। क्या और कंट्री, हमारा देश है वन ऑफ द फ्यू कॉलोनीज, कुछ कॉलोनियों में से एक है, वेयर, जहाँ पे पीपल कैरिड अ नेशनलिस्ट स्ट्रगल, जहाँ पे लोगों को पूरे राष्ट्र में क्या संघर्ष करना पड़ा, टू लिबरेट द कंट्री, अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए, फ्रॉम द कॉलोनियल रूल से। मैनी ऑफ दीज कंट्री, बहुत सारे इसमें ऐसे देश थे, बिकेम डेमोक्रेसी बन जाते हैं इमीडिएटली, जल्दी, आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार इन 1945, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होते होते बन जाते हैं 1945 के बाद। इंडिया अचीव्ड इंडिपेंडेंस इन 1947, इस तरह से इंडिया भी 1947 में आज़ादी हासिल करती है। एंड एम्बार्क्ड ऑन इट्स जर्नी टू ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ फ्रॉम अ सब्जेक्ट कंट्री टू ए डेमोक्रेसी, और यह भी एक, अपना देश भी एक डेमोक्रेसी कंट्री बनती है, डेमोक्रेटिक कंट्री। मोस्ट फॉर्मर कॉलोनी, इससे पहले जितने भी कॉलोनी थे, डिड नॉट हैव सच ए गुड एक्सपीरियंस, ऐसा कुछ अनुभव था। द केस ऑफ घाना, अगर घाना की बात करें, कंट्री इन वेस्टर्न अफ्रीका, जो पश्चिमी अफ्रीका में है, इलस्ट्रेट्स, वो बताता है, द एग्जाम्पल देता है, मोर कॉमन एक्सपीरियंस ऑफ फॉर्मर कॉलोनीज, पहले जो कॉलोनीज हुआ करते थे देश, उनके बारे में कुछ बताता है। घाना यूज्ड टू बी ए ब्रिटिश कॉलोनी, घाना जो है ब्रिटिश की कॉलोनी हुआ करती थी, जैसे हम लोग इंडिया भी था उसी का, और नाम था इसका गोल्ड कोस्ट। घाना का नाम क्या हुआ करता था जब ब्रिटिश की कॉलोनी थी, गोल्ड कोस्ट। अपने इंडिया का नाम ब्रिटिश इंडिया भी था। इट बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1957, 1957 में ये आज़ाद हो रही है। इट वॉज एमंग द फर्स्ट कंट्रीज, ये पहले ऐसे देशों में थे इन अफ्रीका के, टू गेन इंडिपेंडेंस, जिसको आज़ादी मिलती है। इट इंस्पायर्ड अदर अफ्रीकन कंट्रीज, और ये दूसरे अफ्रीकन कंट्रीज को इंस्पायर कर रही है, टू स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, की आज़ादी के लिए लोग संघर्ष करें। वामे करमुला इंक्रूमा इंक्रूमा, ये सन ऑफ किसके बेटे थे, गोल्ड स्मिथ के, यानी सोनार के। एंड हिमसेल्फ अ टीचर, वो खुद एक टीचर थे। वॉज एक्टिव इन द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल फॉर हिज कंट्री, अपने देश की आज़ादी के लिए वो एक्टिव थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद, नक्रूमा, इनको क्या पढ़ना है, नक्रूमा का इनक्रूमा, क्या पढ़ना है, इनक्रूमा। तो देखिए इनक्रूमा साहब जो है, बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, पहले प्रधानमंत्री बनते हैं, एंड देन द प्रेसिडेंट ऑफ घाना, और फिर प्रेसिडेंट भी बनते हैं ये घाना के। ही वॉज अ फ्रेंड ऑफ जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के ये मित्र थे। एंड एन इंस्पायरेशन फॉर डेमोक्रेट्स इन अफ्रीका, अफ्रीका में ये इंस्पायरेशन थे, प्रेरणा थे। बट इन लाइक नेहरू, लेकिन नेहरू की जैसे नहीं, ही गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड प्रेसिडेंट फॉर लाइफ, अपने आप को सारी जिंदगी के लिए प्रेसिडेंट के रूप में चुन लिए थे। सून आफ्टर इन 1966
1966 में ही वॉज ओवरथ्रोन बाय द मिलिट्री, उनको जो है मिलिट्री के द्वारा हटाया गया। लाइक घाना, जैसे कि घाना, मस्ट कंट्रीज दैट बिकेम डेमोक्रेसीज आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस, बहुत सारे देश जो है डेमोक्रेसी बनी आज़ादी के बाद, हैड अ मिक्स्ड रिकॉर्ड, उस अब का मिक्स्ड रिकॉर्ड देखने को मिलता है। दे कुड नॉट रिमेन डेमोक्रेसी फॉर लॉन्ग, वो काफ़ी लंबे समय तक डेमोक्रेसी नहीं रही। रिसेंट फेज, यानी आज की क्या स्थिति है। नेक्स्ट बिग पुश टुवर्ड डेमोक्रेसी केम आफ्टर 1980, यानी 1980 के बाद में बड़ा सा क्या रहा है, पुश आ रहा है। एज डेमोक्रेसी वाज रिवाइव्ड इन सेवरल कंट्रीज ऑफ लैटिन अमेरिका, लैटिन अमेरिका के बहुत सारे देशों में डेमोक्रेसी आ रही है। द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन एक्सेलरेटेड दिस प्रोग्रेस, जो सोवियत यूनियन है यहाँ भी बहुत सारी प्रोग्रेस देखने को मिलती है। फ्रॉम द स्टोरी ऑफ पोलैंड, पोलैंड की कहानी से भी हम जानते हैं कि दैट सोवियत यूनियन कंट्रोल्ड मेनी ऑफ इट्स नेबरिंग कंट्रीज, कम्युनिस्ट कंट्रीज, बहुत सारे कम्युनिस्ट कंट्रीज को ये अपने अंडर ले रही है ईस्टर्न यूरोप में। पोलैंड एंड सेवरल अदर कंट्रीज बिकेम फ्री फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन के चंगुल से बाहर निकल रहे हैं बहुत सारे देश लगभग 1889 और 90 के बीच। दे चूज टू बिकम डेमोक्रेसी, और वे डेमोक्रेसी बनना चाहते हैं सारे के सारे देश। फाइनली अंत में द सोवियत यूनियन इटसेल्फ ब्रोक डाउन इन 1991, 1991 में सोवियत यूनियन का काम तो खत्म हो गया। द सोवियत यूनियन कंप्राइज 15 रिपब्लिक्स, और यह कि 15 रिपब्लिक्स में बढ़ जाता है गणराज्यों में। ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट रिपब्लिक इमर्ज एज इंडिपेंडेंट, और सारे के सारे इंडिपेंडेंट कंट्रीज हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ देम बिकम डेमोक्रेसी, अधिकतर जो देश है डेमोक्रेसी बनते हैं। दस द एंड ऑफ सोवियत कंट्रोल, सोवियत का कंट्रोल खत्म होता है ऑन ईस्ट यूरोप, पूर्वी यूरोप पर, एंड द ब्रेक ऑफ द सोवियत यूनियन इनटू लेड टू अ बिग, और सोवियत यूनियन क्या होता है, खत्म होता है। बहुत बड़ा चेंज आता है पॉलिटिकल मैप ऑफ वर्ल्ड में। इन दिस पीरियड, इस पीरियड में मेजर चेंजेस आल्सो टुक प्लेस, बड़े बदलाव आते हैं इन इंडिया नेबरहुड, इंडिया के पड़ोसी देशों के साथ। जैसे कि मान लीजिए पाकिस्तान ले लीजिए, बांग्लादेश ले लीजिए, मेड अ ट्रांजिशन फ्रॉम आर्मी रूल टू डेमोक्रेसी इन 1990, और इनका भी अपना रूल बन रहा है। नेपाल में अगर जाओगे तो द किंग गेव ऑफ मेनी ऑफ हिज पावर्स बिकम अ कॉन्स्टिट्यूएंट मोनार्क टू बी गाइडेड बाय इलेक्टेड लीडर्स, और वो चाहते हैं वो हमेशा से बने रहे नेपाल के। अब फिर भी दिस चेंजेस वे आर नॉट परमानेंट, इनकी जो बदलाव थी परमानेंट नहीं होती है। 1999 में जनरल मुशर्रफ ब्रॉट बैक आर्मी रूल, पाकिस्तान में लाते हैं 1999 में। 2005 में नया किंग ऑफ नेपाल डिसमिस किया जाता है, ले किया जाता है गवर्नमेंट, और वापस जो पॉलिटिकल फ्रीडम्स जो है लोग जो है जीतते हैं प्रीवियस डिकेड में, पिछले दशक में। येट फिर भी ओवरऑल ट्रेंड इन दिस पीरियड पॉइंट टू मोर एंड मोर कंट्रीज टर्निंग टू डेमोक्रेसी, या फिर क्या और भी दूसरे ज़्यादा से ज़्यादा देश जो है डेमोक्रेसी बना है। दिस फेज स्टिल कंटिन्यू, ये जो फेज है कंटिन्यू रहता है 2005 तक। अबाउट 140 कंट्रीज वेयर होल्डिंग मल्टी पार्टी इलेक्शंस, यानी एक से ज़्यादा पार्टी वाले इलेक्शंस हो रहे हैं लगभग 140 से ज़्यादा देशों में। दिस नंबर वाज हायर देन एवर बिफोर, और ये जो संख्या है डेमोक्रेसी होने वाले देशों की पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। मोर देन 80 प्रीवियसली नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैज मेड सिग्निफिकेंट एडवांसेस टुवर्ड डेमोक्रेसी इन 1980, 1980 के बाद से लेकर 80 देश ऐसे बने हैं जो डेमोक्रेसी को मान रहे हैं। बट इवन टुडे, लेकिन आज भी देयर आर मेनी कंट्री, बहुत सारे ऐसे देश है वेयर पीपल कैन नॉट एक्सप्रेस देयर ओपिनियन फ्रीली, लोग अपने राय को आज़ादी पूर्वक मतलब सही से नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं, यानी वे डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं हुए। दे दे स्टिल कैन नॉट इलेक्ट देयर लीडर्स, वे अपने नेता को खुद नहीं चुन सकते। दे कैन नॉट टेक बिग डिसीजन, बड़े फैसले नहीं ले सकते। अबाउट देयर प्रेजेंट एंड फ्यूचर लाइफ, अपने प्रेजेंट और फ्यूचर लाइफ को लेकर। वन सच कंट्री इज म्यांमार, ऐसा ही एक देश है म्यांमार जो खुद से अपना कुछ भी नहीं कर सकता। प्रीवियसली नॉन एज बर्मा, जिसको पहले बर्मा के नाम से जानते हैं। इट गेंड फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल रूल इन 1948, 1948 में तो ये कॉलोनियल रूल से आज़ाद हो गया। एंड बिकेम अ डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी तो बन गया, बट द डेमोक्रेटिक रूल एंडेड इन 1962, 1962 में इसका डेमोक्रेटिक रूल खत्म हो जाता है। विद द मिलिट्री को इन 1990, 1990 में इलेक्शंस वेयर हेल्ड, इलेक्शंस होते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम।
पहली बार आफ्टर ऑलमोस्ट 30 ईयर्स, 30 साल के बाद द नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी, जो नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी थी उसको लीड किया जा रहा है किसके द्वारा, आंग सान सूची के द्वारा। ये इलेक्शन जीत जाती है बट द मिलिट्री लीडर्स ऑफ म्यांमार रिफ्यूज टू स्टेप डाउन, और मिलिट्री लीडर वो मानते नहीं इसको, एंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज द इलेक्शन रिजल्ट, और वो लोग समझते नहीं, इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इलेक्शन रिजल्ट को। इंस्टेड बदले में इसके बजाय क्या करते हैं, मिलिट्री पुट द इलेक्टेड प्रो डेमोक्रेसी लीडर इंक्लूडिंग सू क्वी अंडर हाउस अरेस्ट, और ये जो सूची है इसको हाउस अरेस्ट में रखते हैं। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो थे एक्यूज ऑफ इवन द मोस्ट ट्रिवियल ऑफेंसेस हैव बीन जेल्ड, और बहुत सारे नेताओं को जेल में रखा जाता है। एनीवन कॉट पब्लिकली airing views or issuing statement critical of the regime can be sentenced up to 20 years in prison, और बिना किसी मतलब गलती की वजह से भी लोग 20 सालों तक किसी भी इंसान को वहाँ के कैद कर सकते हैं। ड्यू टू द कोर्सिव पॉलिसीज ऑफ द मिलिट्री रूल की एक नीति के हिसाब से जो गवर्नमेंट है म्यांमार की लगभग 6 से लेकर 10 लाख लोगों की का ये जो देश है हैव बीन अपरूटेड फ्रॉम देयर होम्स एंड हैव टेकन एल्सवेयर, और 6 से 10 साल के लोग जो है वहाँ से निकल के कहीं और जाके रह रहे हैं शरणार्थी बनकर। डिस्पाइट बीइंग अंडर हाउस अरेस्ट, वो लोग अंडर हाउस अरेस्ट रहना ठीक नहीं है, और इतना डिस्पाइट ऑफ बीइंग अंडर हाउस अरेस्ट रहने के बाद भी सूची जो है कंटिन्यू करती है अपने कैंपेन को, डेमोक्रेसी के लिए अपना जो है कैंपेन जारी रखती है। अकॉर्डिंग टू वो कहती है द क्वेस्ट फॉर डेमोक्रेसी इन बर्मा, जो डेमोक्रेसी के लिए हम लड़ रहे हैं बर्मा में, इज द स्ट्रगल ऑफ द पीपल, ये लोगों का संघर्ष है, टू लीव होल, कि पूरी आज़ादी के साथ रहेंगे, होल मीनिंगफुल लाइफ एज फ्री एंड इक्वल मेंबर्स ऑफ द वर्ल्ड कम्युनिटी, और हम लोगों का सबको बराबर बराबर का जो है वैल्यूएशन मिलेगा। हर स्ट्रगल हैज़ वून इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, इनका जो संघर्ष है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है पहचान मिला इसको। सी हैज़ ऑल्सो बीन अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज, इनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया। येट फिर भी द पीपल इन म्यांमार, जो लोग थे म्यांमार का, आर स्टिल स्ट्रगलिंग, अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, टू एस्टेब्लिश अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन देयर कंट्री, अपने देश में डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। इसको इतना ही रहने देते हैं लोग, फिर नेक्स्ट वीडियो में 1.4 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।